Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with final accounts of a sole proprietors. शुरू करते हैं सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन 1। आ जाओ पेज नंबर 7.12। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 7.12। Trial balance for the financial year ended 31st March 2022 of Messrs. Deepakshi shows the following details. ये ट्रायल बैलेंस दिया है अपने को। परचेजेस एंड सेल्स particulars debit amount rupees credit amount rupees purchases and sales purchases and sales बोलो डेबिट के कॉलम में 10 लाख क्रेडिट के कॉलम में 12 लाख तो कौन सा अमाउंट परचेजेस का एंड कौन सा अमाउंट सेल्स का है 10 लाख परचेजेस का है 12 लाख सेल्स का है डेटर्स क्यों बिकॉज परचेजेस एक्सपेंस एक्सपेंस के लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है सेल्स इनकम इनकम के लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डेबिट के कॉलम में 5 लाख क्रेडिट के कॉलम में 4 लाख तो इसमें से कौन सा अमाउंट डेटर्स का है कौन सा अमाउंट क्रेडिटर्स का है डेटर्स का 5 लाख क्रेडिटर्स का 4 लाख बिकॉज डेटर्स एसेट एसेट के लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस तो 5 लाख डेटर्स का बैलेंस है एंड 4 लाख क्रेडिटर्स का बैलेंस है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख ओपनिंग स्टॉक 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में है ट्रायल बैलेंस अपने कब प्रिपेयर करते हैं जब जर्नल एंट्रीज लेजर अकाउंट में पोस्टिंग ये सब हो चुका है तो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को अपने ट्रायल बैलेंस में रखते हैं राइट ट्रायल बैलेंस अपने कब प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्रीज पास होने के बाद जब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो जाते हैं लेजर अकाउंट को बैलेंस करके वो लेजर अकाउंट का बैलेंस अपने ट्रायल बैलेंस में रखते हैं यानी ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आइटम आया है तो इसका एक ही मीनिंग है कि उस आइटम का जर्नल एंट्री और रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्टिंग ये दोनों हो चुका है यानी रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग ये दो काम हो चुका है जर्नल एंट्रीज पास हो चुका है लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो चुका है उसका लेजर अकाउंट बैलेंस हो चुका है तभी वो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में है यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक अपने को ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इसका एक ही मीनिंग है कि क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री पास हो चुका है यानी क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में आ चुका है तो क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लाने के लिए अपने क्या एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग स्टॉक एसेट एसेट क्लोजिंग स्टॉक एसेट इंक्रीज डेबिट तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू टू क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे टू परचेजेस अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट क्यों बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग है अनसोल्ड स्टॉक यानी जो आइटम्स हमने परचेज किया था उसमें से जो आइटम्स अनसोल्ड रह गए हैं ईयर के एंड में तो उसका जो कॉस्ट है खर्चा है वो अपने करेंट ईयर के परचेजेस से लेस कर देते हैं बिकॉज वो स्टॉक करेंट ईयर में नहीं बिका रेवेन्यू जनरेट नहीं किया तो उसका खर्चा करेंट ईयर में नहीं लेना है तो कब लेना है नेक्स्ट ईयर लेना है जब उसको बेचेंगे इसमें अपने क्या कर रहे हैं मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कैसे मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं रेवेन्यू को उसके एक्सपेंसेस के साथ मैच करो यानी जिस साल रेवेन्यू अर्न हुआ है सेम ईयर उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर किए उसको भी सेम ईयर जिस ईयर में रेवेन्यू अर्न किया है लेना है यानी जिस ईयर में अपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते हैं जिस ईयर में अपने रेवेन्यू को अर्न करते हैं बुक्स में रिकग्नाइज यानी रिकॉर्ड करते हैं सेम अकाउंटिंग ईयर में उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर हुआ है
वो भी उसी साल बुक्स में रिकग्नाइज रिकॉर्ड किया जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक है, यानी ये गुड्स नहीं बिका तो ये रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, तो इसका खर्चा को करेंट ईयर में से हटाकर नेक्स्ट ईयर लेकर जाना है। करेंट ईयर में इसका खर्चा कौन से अकाउंट में है? परचेजेस अकाउंट में है, बिकॉज ये आइटम परचेज किया था। ठीक है, तभी तो हमारे पास है अभी। तो परचेजेस में इसका अमाउंट इंक्लूडेड है, तो उसको परचेजेस में से हटाकर नेक्स्ट ईयर, परचेजेस में से हटाकर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में डालकर नेक्स्ट ईयर लेकर जाना है। नेक्स्ट ईयर जब उसको बेचेंगे तब उसका खर्चा नेक्स्ट ईयर अकाउंट होगा। राइट, तो क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक है, इस साल वो रेवेन्यू जनरेट नहीं किया तो इस साल उसका खर्चा को नहीं लेना है, इसका खर्चा परचेजेस में इंक्लूडेड है। तो परचेजेस में से इसका खर्चा को हटाकर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में डालकर उसको नेक्स्ट ईयर लेकर जाना है। सिंपल सी बात है। तो परचेजेस में से हटाने का मतलब परचेजेस एक्सपेंस है, हटाना मतलब डिक्रीज, डिक्रीज यानी एक्सपेंसेस डिक्रीज, तो क्रेडिट। सो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, यानी क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या पास हुआ? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट क्यों? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक एक असेट है। परचेजेस अकाउंट क्रेडिट क्यों? बिकॉज परचेजेस के अमाउंट में से क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा को निकाल रहे हैं, डिक्रीज हटा रहे हैं, हटा रहे डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक अनसोल्ड है, इस साल ये रेवेन्यू जनरेट नहीं किया तो इस साल इसका खर्चा को नहीं लेना है। तो परचेजेस में से इसका खर्चा को हटा रहे हैं, परचेजेस डिक्रीज, एक्सपेंस डिक्रीज, क्रेडिट। राइट, तो एंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यानी क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और परचेजेस का जो अमाउंट है दैट इज आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी 10 लाख का जो परचेजेस है दैट इज आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास हो चुका है। क्या एंट्री पास हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 3 लाख, यानी परचेजेस में से ये 3 लाख ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, लेस हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, होने के बाद 10 लाख है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बिफोर दिस एडजस्टमेंट परचेजेस का अमाउंट कितना था, यानी इन टोटल ग्रॉस परचेजेस कितना का हुआ था? 13 लाख रुपया। बिकॉज 10 लाख का जो परचेजेस का अमाउंट है दैट इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 3 लाख। तो बिफोर द एडजस्टमेंट परचेजेस का टोटल अमाउंट 13 लाख रुपीज का था, यानी अपने टोटल में क्रेडिटर से सप्लायर से 13 लाख का परचेज किए हैं करेंट ईयर में। ओके, एडजस्टमेंट के बाद ये 10 लाख ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। अच्छा, वैसे इन जनरल क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री पास होता है? जैसे इन जनरल क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट होता है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहता है इन जनरल। जैसे इस क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, दिया हुआ है। बट इन जनरल क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहता है। तो इन दैट केस जब क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इन दैट केस क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास नहीं हुआ है, बट क्लोजिंग स्टॉक को तो बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इन दैट केस क्या एंट्री पास होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तभी तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक आता है, एंड बैलेंस शीट के एसेट के साइड में क्लोजिंग स्टॉक। ये दो ट्रीटमेंट ये क्लोजिंग स्टॉक का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आने से वही सेम इफेक्ट आ रहा है, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 परचेजेस है, एंड इसके ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक है। तो इन इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम परचेजेस, बिकॉज ये स्टॉक करेंट ईयर में नहीं बेचा, रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, तो इसका खर्चा अपने को करेंट ईयर में से हटाना है। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड खर्चे का साइड है,
तो उसमें से हटाने के लिए ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को रखा, ताकि उसका इफेक्ट माइनस का है, यानी खर्चे में से अपने को क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे हैं। जो भी आइटम्स अवेलेबल फॉर सेल है उसका खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो उसमें से जो अनसोल्ड स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, उसका खर्चा को हटाकर नेक्स्ट ईयर ले जाना है, तो ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को रखा। इफेक्ट वही सेम है। क्लियर है? ओके। बट इसमें तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास हो चुका है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले। ट्रायल बैलेंस से पहले इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यानी ये परचेजेस के अमाउंट से एडजस्ट हो चुका है। राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम ट्रायल बैलेंस से पहले ही किया जा चुका है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को अपने क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रखते हैं, तो वो काम इस क्वेश्चन में, ये वाले केस में, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हो चुका है। बिकॉज ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस करके, तो इसका परचेजेस के साथ एडजस्टमेंट हो चुका है। तो ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम हो चुका है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपने बाई क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं, ये काम ऑलरेडी हो चुका है जब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस का एंट्री पास हो गया है, परचेजेस को अपने क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट के साथ एडजस्ट कर चुके हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम हो चुका है। अब इन दिस सम, अगर मेरे को बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट के असेट के साइड में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर पूरा फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स बनाना है, अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, तो इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, और वो एक जगह कहां पर होगा, बैलेंस शीट के असेट के साइड में अपने क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट को रखेंगे। चलो, वेल एंड फाइन। अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम 7 लाख 9 लाख। डेबिट के कॉलम में 7 लाख ये एक्सपेंसेस का है, बिकॉज एक्सपेंसेस के अकाउंट का डेबिट बैलेंस। क्रेडिट के कॉलम में 9 लाख इनकम का है, इनकम के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 25 लाख 6 लाख। डेबिट के कॉलम में 25 लाख फिक्स्ड एसेट्स का है, क्रेडिट के कॉलम में 6 लाख लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कैपिटल का 21 लाख। ओके। additional information, creditors balance on 1st April 2021 is rupees 3 lakh। अपने को ट्रायल बैलेंस कौन से डेट का दिया हुआ है, ईयर एंडेड 31st March 2022, यानी अपना ईयर एंड हो रहा है 31st March 2022, तो ओपनिंग डेट इज 1st April 2021, तो अपने को ओपनिंग डेट के क्रेडिटर्स का 3 लाख का बैलेंस दिया हुआ है, विच इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपया का है, और क्रेडिटर्स और ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस कब का है, 31 मार्च 2022। इसमें क्रेडिटर्स का 4 लाख है, तो ये जो 4 लाख है, ये क्रेडिटर्स के लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, एंड ओपनिंग बैलेंस नीचे में क्रेडिटर्स अकाउंट का 3 लाख। यानी क्रेडिटर्स के लेजर अकाउंट का अपने को ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख ये दिया हुआ है। एंड बताओ, क्रेडिटर्स हम परचेज करते हैं ना, तो कितना का परचेज किया, 10 लाख या 13 लाख? 13 लाख का परचेज किया, 13 लाख का परचेज किया। ट्रायल बैलेंस में परचेजेस 10 लाख का दिखाई दे रहा है, बट ये 10 लाख इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस का टोटल अमाउंट 13 लाख रुपीज का है। 10 लाख प्लस 3 लाख इज 13 लाख। सो क्रेडिटर से हमने 13 लाख का परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट करके देना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस, बोलते रहो, परचेज प्लस माइनस परचेज। क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, मजा नहीं आया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अच्छा। कनेक्शन विथ परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, इसको भी ऐड करना है। फिर माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक करेंट ईयर में नहीं बिका, रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, तो इसका खर्चा को करेंट ईयर में से हटाना है, नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर लेकर जाना है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। तो आ जाता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, एक चीज और, ये जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिर्फ इतना वाला पार्ट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिर्फ इतना वाला पार्ट से हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट गुड्स। ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी जितना गुड्स हमारे पास था ड्यूरिंग द ईयर बेचने के लिए, उसका पूरा खर्चा का टोटल अमाउंट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आ जाएगा मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो अपने को तो सीओजीएस चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का है। परचेजेस, परचेजेस, एक चीज देखो, परचेजेस 10 लाख का है, ट्रायल बैलेंस में 10 लाख का दिया हुआ है, और खुद सोचो परचेजेस बिफोर द एडजस्टमेंट कितना है? 13 लाख। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट से पहले परचेजेस का टोटल अमाउंट 13 लाख, तो अपने इधर में 13 लाख रुपीज लेंगे। 13 लाख रुपीज लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना का था? 2 लाख, लिख देता हूं मैं। और क्लोजिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये अदर एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस मतलब बाकी सारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन को नहीं दिया हुआ है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 3 लाख का। तो एक चीज को बिल्कुल समझो, अब जैसे इधर में 13 लाख का परचेजेस हमने लिया, फिर अलग से माइनस किया 3 लाख क्लोजिंग स्टॉक का। तो एक चीज को समझो, या तो अपने ऐसे करे 13 लाख माइनस 3 लाख, या फिर अपने सिर्फ 10 लाख आफ्टर द एडजस्टमेंट, जो परचेजेस का अमाउंट है सिर्फ उसी को ले। बिकॉज ट्रायल बैलेंस में जो 10 लाख का परचेजेस है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट, यानी इन इफेक्ट माइनस हो चुका है ना। बिकॉज एंट्री क्या पास हुआ? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेजेस से ऑलरेडी आपने 3 लाख माइनस कर लिया है क्लोजिंग स्टॉक का। तो वो जो 10 लाख है, वो 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है। तो या तो आप डायरेक्टली सिर्फ 10 लाख लो, या फिर आप परचेजेस 13 लाख, देन उसमें से माइनस 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाओ, दोनों में से कोई भी एक। तो बताओ, समझ में आया? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट बताओ। 2 लाख प्लस 13 लाख 15 लाख माइनस 3 लाख इज 12 लाख। 12। 12 लाख का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्लियर? देन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये बहुत ही सिंपल है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का बाकी था ओपनिंग डेट में, एंड करेंट ईयर में क्रेडिटर से हमने 13 लाख का परचेज किया, तो 16 लाख का हिसाब हुआ। 16 लाख में से क्रेडिटर्स का क्लोजिंग डेट में बैलेंस सिर्फ 4 लाख का बचा है। ये सो नो? सही जा रहे हैं ना अपने? हाँ सर। करेक्ट। तो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है बताओ? क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है? क्रेडिटर्स का ओपनिंग डेट में बैलेंस था 3 लाख रुपया। सो ओपनिंग डेट का बैलेंस 3 लाख रुपया था, करेंट ईयर में 13 लाख का परचेजेस किया, तो हिसाब हुआ 16 लाख अपने को पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को। तो क्लोजिंग डेट में हमने क्या देखते हैं कि 4 लाख का क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, यानी कितना पेमेंट हुआ? सिर्फ 4 लाख का बैलेंस बचा हुआ है, तो 12 लाख। 12 लाख का पेमेंट हुआ। सो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इज 12 लाख। क्लियर है? अब इसको अपने स्टेटमेंट बनाकर भी दिखा सकते हैं। कैसे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 3 लाख, एड टोटल परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर 13 लाख, टोटल हो रहा है 16 लाख, माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 4 लाख, सो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स
12 लाख। या तो अपने स्टेटमेंट बना के दिखा सकते हैं या फिर अपने अकाउंट बनाकर भी दिखा सकते हैं। तो क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बी बाई डी 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस सी बाई डी 4 लाख। क्रेडिटर से हमने इन टोटल 13 लाख का परचेज किया था। एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस 13 लाख। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में 12 लाख का है विच इज द अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स। सो टू बैंक अकाउंट 12 लाख। इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 का पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। From the above information, prepare a trading account of Messrs. ABC Traders for the year ended 31st March 2022। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? एक ही ऑब्जेक्टिव है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट के साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट के साइड में सारे इनकम्स आएंगे। एंड एक्सपेंसेस यानी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस से कनेक्टेड सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड क्रेडिट साइड में सेल्स, डायरेक्ट इनकम, मेन इनकम, ऑपरेशनल इनकम जिसको अपने बोलते हैं, राइट, ऑपरेशनल इनकम। एंड क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक को अपने क्रेडिट साइड में रखते हैं उसका खर्चा को हटाने के लिए, ताकि इन इफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट, यस और नो? ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड परचेजेस से कनेक्टेड सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड क्रेडिट साइड में बाई सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर जैसे नॉर्मल एक लेजर को बैलेंस करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करते हैं। जो बैलेंसिंग अमाउंट आता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जैसे अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन, क्रेडिट साइड यानी इनकम का साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल, so balancing figure will come on the debit side because credit side का total is more, so that is called what? Gross profit. Profit. And otherwise credit side में Gross loss. perfect। चलो फटाफट। so opening stock trading account के debit side में two opening stock, two purchases, two carriage inward, two wages, buy sales। अच्छा, returns inward is what? Purchase return or sales return? Purchase return. Purchase return is written inward as an Sorry sir, sales return. सेल्स रिटर्न। रिटर्न्स इनवर्ड मतलब क्या? गुड्स रिटर्न होकर वापस हमारे पास आया इन, तो यानी गुड्स को पहले आउट किया था तब रिटर्न होकर इन आया ना। रिटर्न होकर इन आया इसका मतलब पहले आउट, आउट कब करते हैं? सेल के टाइम। तो रिटर्न्स इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, इसको अपने सेल्स में से माइनस करेंगे। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स इनर कॉलम में 11 लाख, उसमें से लेस सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट 1 लाख, तो आउटर कॉलम में नेट अमाउंट 10 लाख। 10 लाख इज नेट सेल्स। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेजेस रिटर्न। रिटर्न अगर आउट हो रहा है इसका मतलब पहले गुड्स इन हुआ था परचेजेस के टाइम, सो रिटर्न इन आउटवर्ड इज परचेजेस रिटर्न, इसको अपने परचेजेस से लेस करेंगे। यानी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में टू परचेजेस इनर कॉलम में 6,72,000 लेस रिटर्न्स आउटवर्ड 72,000 करके नेट अमाउंट नेट परचेजेस का आउटर कॉलम में 6 लाख रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एंड ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल ऐसे, है ना? तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 4,20,000 का। अब देखो, इसमें एक और चीज पूछा है, पास necessary closing entries in the journal proper of Messrs. ABC Traders। तो अपने को क्लोजिंग एंट्रीज पास करना है। क्लोजिंग एंट्रीज किसके रिस्पेक्ट में पास होते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट यानी सारे इनकम, लॉसेस, एक्सपेंसेस
रेवेन्यू, गेन्स, ये सारे नॉमिनल अकाउंट पे। तो हर एक नॉमिनल अकाउंट को, हर एक नॉमिनल अकाउंट के लेजर को ईयर के एंड में क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यानी बंद करने का मतलब उसके बैलेंस को अपने नेक्स्ट ईयर कैरेड डाउन, ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे। करेंट ईयर के एंड में ही नॉमिनल अकाउंट के लेजर को क्लोज, there will be no balance which will be carried down to the next year, brought down in the next year. All the ledger accounts of the nominal accounts, all the nominal accounts के ledger account will be closed in the year end date. How? By transfer to the trading and profit and loss account. हर एक nominal account का ultimate destiny, जहां पर जाकर वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खुद का नेचर नॉमिनल अकाउंट का है। अकाउंट है तो इसके भी दो साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट के साइड में सारे इनकम्स। तो सारे एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट कहां जाकर क्लोज हो रहे हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सारे इनकम के लेजर अकाउंट कहां क्लोज हो रहे हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड में। ठीक है, तो अब इधर में देखो, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक, तो इसका क्लोजिंग एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट्स टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग इक्विटी। करेक्ट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, पहले टू परचेजेस, इनर कॉलम में 6,72,000, लेस रिटर्न्स आउटपुट 72,000, आउटर कॉलम में नेट परचेजेस 6 लाख। तो अब इसका मतलब इसका क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? जिसे सर सबसे पहले, पहले बोलो बोलो। ट्रेडिंग डेबिट टू परचेस, ओके, सही और जा रहे सर हैं। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं, तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, क्योंकि परचेस लेस हो रहा है। सबसे पहले अपने रिटर्न आउटवर्ड का एंट्री पास करेंगे। बिकॉज आप सबसे पहले क्या करते हो? आउटर कॉलम में लिखते हो या इनर कॉलम में लिखते हो? सबसे पहले आप इनर कॉलम पहले में, इनर कॉलम। पहले इनर कॉलम, तो पहले इनर कॉलम का एंट्री पास करना है। इनर कॉलम में क्या हो रहा है? परचेजेस से अपने परचेजेस रिटर्न को लेस कर रहे हैं। परचेजेस परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को लेस कर रहे हैं। तो अब इसका एंट्री फ्रेम करने का कोशिश करो। परचेजेस से 72,000 लेस कर रहे हैं, परचेजेस से 72,000 लेस कर रहे हैं, परचेजेस एक्सपेंस लेस डिक्रीज यानी क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? जो अपने परचेजेस से लेस करे रिटर्न्स ट्रेडिंग आउटवर्ड, अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड अच्छा, अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्लोज करने का एंट्री इज रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब मैं आपको इसका अकाउंट बनाकर भी शो करता हूं। जैसे जब रिटर्न आउटवर्ड होता है, परचेजेस रिटर्न, तो इसका जर्नल एंट्री क्या पास होता है? इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जब ये होता है तब रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इसका एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, है ना? क्रेडिटर्स को रिटर्न कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स आर रिसीविंग, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, उससे जो गुड्स परचेज किया था उसको रिटर्न करने से बिजनेस का लाइबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स कम हो जाता है, लाइबिलिटी इज डिक्रीज, डेबिट, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, यानी रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 72,000। तो जब परचेजेस रिटर्न हुआ तो वो रिकॉर्ड कैसे हुआ? बुक्स में क्या एंट्री पास हुआ? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न्स आउटवर्ड। अब इसको क्लोज कैसे किया हमने? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से लेस करके। परचेजेस से लेस करना यानी परचेजेस एक्सपेंस लेस डिक्रीज क्रेडिट, तो परचेजेस क्रेडिट,
डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस 72,000। देखो ऐसा करने से रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट इज गेटिंग क्लोज्ड। यस, हो गया ना क्लोज ये? तो हाँ रिटर्न सर। आउटवर्ड अकाउंट को क्लोज करने का एंट्रीज रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो इनर कॉलम में जो माइनस किया पहले उसका क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, राइट? तो एंट्री क्या पास हुआ? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्लियर, ओके। अब परचेजेस अकाउंट का मैं दिखाता हूं। परचेजेस हमने टोटल में किया कितना का था? 6,72,000 का ये मेरा ग्रॉस परचेजेस है। तो जब परचेज किए थे तो उसको रिकॉर्ड कैसे किए थे? क्या एंट्री पास किए थे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सो परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जब परचेज किया था तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री पास किया था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,72,000। क्लियर है? अभी जस्ट हमने रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंट्री पास किया रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। टू परचेजेस यानी परचेजेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिटर्न आउटवर्ड 72,000। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट इधर में आएगा, ये सोनो। अब देखो, अब परचेजेस अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है? डेबिट साइड में 6,72,000, क्रेडिट साइड में 72,000। यानी परचेजेस अकाउंट में अब बैलेंस शो कर रहा है मेरा 6 लाख का। 6 लाख मेरा क्या है? नेट परचेजेस। और नेट परचेजेस को अपने कहाँ रखा है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यानी ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया? परचेजेस अकाउंट। सो एंट्री पास हुआ, नेट परचेजेस के लिए एंट्री पास हुआ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 6 लाख। तो परचेजेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ट्रेडिंग अकाउंट 6 लाख। देखो परचेजेस अकाउंट भी क्लोज हो गया है। क्लियर है? कैरेज इनवर्ट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ट, वेजेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। क्रॉस प्रॉफिट में आ रहा हूं। अब क्रेडिट साइड में बाई सेल्स 11 लाख एंड लेस रिटर्न्स इनवर्ट 1 लाख करके नेट सेल्स 10 लाख। अब इसको कैसे क्लोज करोगे? पहले इनर कॉलम में जो किया उसके लिए क्लोजिंग एंट्री विल बी। सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मजा नहीं आ रहा है। रिटर्न इनवर्ट के एंट्री बताओ। अच्छा, तो क्लोजिंग एंट्री बता दिया क्या डायरेक्ट? हाँ सर। हाँ बोलो फिर से एक बार। सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, सुना बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ट बोला ना आपने? हाँ सर। हम्म, ठीक है। सो रिटर्न इनवर्ट, अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिटर्न इनवर्ट मेरा सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न जब होता है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, है ना? डेटर्स यानी हमारे कस्टमर्स आकर कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो दे आर द गिवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न के लिए एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करोगे? टू डेटर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। क्लियर है? अब इधर में ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या कर रहे हो? सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर रहे हो। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न अगर लेस कर रहे हैं तो ये लेस करने के पीछे का एंट्री इज, इसके लिए क्या एंट्री पास हुआ? इन इफेक्ट सेल्स को लेस कर रहे हैं यानी सेल्स इनकम लेस डिक्रीज डेबिट। तो सेल्स अकाउंट सेल्स डेबिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू रिटर्न इनवर्ड ना। अच्छा हाँ सर वो। फटाफट बोलने का चेष्टा मत करो, सोच कर बोलो थोड़ा। ठीक है, नहीं तो फटाफट करने में रॉन्ग हो जाएगा ना, मिस्टेक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट स्टिल एक बार नेक्स्ट टाइम थोड़ा सोच कर। तो सेल्स में से लेस कर रहे हैं यानी सेल्स इनकम लेस डिक्रीज डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स अकाउंट को क्लोज करने, सेल्स रिटर्न अकाउंट रिटर्न इनवर्ड को क्लोज करने के लिए एंट्री इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। टू रिटर्न इनवर्ड यानी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपीज।
बिकॉज रिटर्न इनवर्ट कैसे क्लोज होता है? सेल्स में से माइनस करके। ट्रेडिंग अकाउंट में अपने सिर्फ ये माइनस वाला चीज को शो करते हैं, बट अदरवाइज रिटर्न इनवर्ट क्लोज कैसे होता है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ट, ये एंट्री पास करके सेल्स में से लेस कर, लेस करने वाला चीज अपने खाली ट्रेडिंग में शो करते हैं। अदरवाइज इसको क्लोज करने का एंट्री इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ट, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट पिक्चर में नहीं आता है। अब सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ट करने से सेल्स में से ये लेस हो रहा है, तो ये लेस करने वाला चीज अपने शो करते हैं, माइनस करना शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बस उतना ही केवल। अदरवाइज रिटर्न इनवर्ट को क्लोज करने का एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ट। तो रिटर्न इनवर्ट मेरा क्लोज हो गया सेल्स में से लेस करके। अब सेल्स अकाउंट एक बार देख लेते हैं। सेल टोटल में 11 लाख का हुआ था, सेल जब होता है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेटर्स अकाउंट 11 लाख रुपीज। एंड अभी जस्ट अपने रिटर्न इनवर्ट को क्लोज करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ट, तो सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिटर्न इनवर्ट 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो देखो अभी सेल्स अकाउंट में कितना बैलेंस शो कर रहे हैं? क्रेडिट साइड में 11 लाख है, डेबिट साइड में 1 लाख है, तो 10 लाख है। 10 लाख मेरा क्या है? नेट सेल्स का अमाउंट। तो ये रहा वो 10 लाख, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, यानी ये 10 लाख से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है 10 लाख से, तो एंट्री क्या पास हुआ? कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख। ये 10 लाख आप कहाँ जाकर डाल दोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, सो टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट इस तरीके से क्लोज हो गया। सेल्स अकाउंट भी बंद, इसका बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता है, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है। हर एक नॉमिनल अकाउंट का ऐसे ही फाइनल ट्रीटमेंट होता है ईयर के एंड में। तो 10 लाख का बैलेंस आ रहा था, 10 लाख आप कहाँ डाल दोगे? नेट सेल्स का अमाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, सो टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख रुपीज। क्लियर है? क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए एंट्री विल बी, क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सिंपल दिखाई दे रहा है अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाओगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यानी नेक्स्ट स्टेप में प्रॉफिट एंड लॉस Gross अकाउंट के, profit account debit to profit and loss account. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए देखो दो एंट्रीज पास हुई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, देन ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर अपने चाहे तो इसके लिए एक एंट्री भी शो कर सकते हैं, विच इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अपने चाहे तो दो एंट्रीज में शो कर सकते हैं, या फिर एक ही एंट्री में भी दिखा सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो ये क्लोजिंग एंट्रीज है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें अपने को क्या करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स for the year ended 31st March 2022. Show necessary closing entries in the journal proper, है ना? Journal proper is one of the 8 subsidiary books जिसमें बाकी सारे residual entries आ जाते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। यानी जो कैश बुक, परचेजेस डे बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेजेस सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीव, बिल्स पेबल, ये सब में रिकॉर्ड नहीं होता, वो सारे एंट्रीज जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये सारे क्लोजिंग एंट्रीज जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। क्लियर?
तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड क्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2022। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारे इनकम। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी। ये कहां से बी बाई डी हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट से बी बाई डी हुआ। सैलरीज डेबिट साइड में, डिस्काउंट क्रेडिट है, यानी ये डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है? रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इनकम क्रेडिट। देन डिस्काउंट डेबिट यानी एक्सपेंस, तो ये डिस्काउंट अलाउड हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डेट्स लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस, स्टेशनरी चार्जेस, टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये सारे एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कैलकुलेट द फाइनल नेट प्रॉफिट, यानी टोटल फाइनल नेट प्रॉफिट जो कि बिजनेस ने ईयर में कमाया है। इसको फिर अपने क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। कैपिटल अकाउंट किसका होता है? प्रोप्राइटर का होता है। बिजनेस किसका है? प्रोप्राइटर का है। तो ये नेट प्रॉफिट प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब क्लोजिंग एंट्रीज खुद ही देख लो, बता दो। डेबिट साइड में जितने भी सारे आइटम्स हैं उनके लिए क्लोजिंग एंट्रीज विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंसेस, ऐसे करके खुद ही सोचो। जब सैलरी का अपने पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या पास होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,10,000। अब क्योंकि सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है तो इसके लेजर अकाउंट को अपने क्लोज कर देते हैं ईयर के एंड में। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो 1,10,000 को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लेकर जाकर सैलरी अकाउंट को क्लोज कर देंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, यानी सैलरीज अकाउंट के क्रेडिट साइड में पाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,10,000 करके सैलरीज अकाउंट क्लोज हो गया। सेम तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो ऊपर में डिस्कस किया है इसके एंट्री। बाई डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए एंट्री विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्लियर है? अभी इलस्ट्रेशन 4 में आ जाओ। Yes, sir. ऑन 1 अप्रैल 2021, ये मेरा ओपनिंग डेट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड एट रुपीज 40,000। 40,000 का प्रोविजन बना के रखा है बैड डेट्स के लॉसेस के लिए। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स ऑन 31st मार्च 2022, ये मेरा क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट को डेटर्स का बैलेंस 15 लाख रुपए का है। बैड डेट्स का टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए का है। इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स का मतलब क्या? बैड डेट अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, यानी उसका एंट्री पास करना है अपने को। तो बैड डेट के लिए क्या एंट्री पास करेंगे अपने, बताओ। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये सो नो। तो डेटर्स में यस। से बैड डेट का लॉस को अपने माइनस कर देंगे, बिकॉज 15 लाख का डेटर्स था जिसमें से 1 लाख का बैड डेट है। यानी डेटर्स से अब बिजनेस को कितना मिलना है? 14 लाख रुपया। ठीक है। सो डेटर्स का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस इज 14 लाख। ठीक है, आफ्टर राइटिंग ऑफ 1 लाख का बैड डेट। तो 1 लाख का बैड डेट हुए, सो डेटर से अब कितना मिलने का है? 14 लाख रुपया।
क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस अभी अपने कितना कैलकुलेट किए, 14 लाख रुपीस। तो 14 लाख का 5% कितना हो गया, 14 लाख का 5% इज 60,000। 70,000 ना, 70,000। 14 लाख का 5% यस इज सर, यस। 70,000। यानी अभी अपने को क्लोजिंग डेट में प्रोविजन अकाउंट में 70,000 का बैलेंस मेंटेन करना है। प्रोविजन अकाउंट में 70,000 का बैलेंस मेंटेन करना है क्लोजिंग डेट में। क्लोजिंग डेट क्यों, बिकॉज अपने 70,000 किस पर कैलकुलेट किए, डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पर 5% 70,000 कैलकुलेट हुआ है। तो ये जो 70,000 है, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन प्रोविजन अकाउंट। तो प्रोविजन अकाउंट में ईयर के एंड में 70,000 का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, इसको अपने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन या न्यू प्रोविजन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड प्रोविजन अकाउंट क्यों मेंटेन किया जाता है, बैड डेट का लॉस को कंज्यूम करने के लिए। बैड डेट का लॉस को वहां से हम लोग हटा देते, मतलब राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सो प्रोविजन अपने डाउटफुल डेट्स यानी बैड डेट्स के लिए मेंटेन कर रहे हैं। तो जब बैड डेट का लॉस होता है, वो लॉस को अपने प्रोविजन अकाउंट में से निकालते हैं, वो लॉस का अमाउंट अपने प्रोविजन अकाउंट में से निकालते हैं। तो बैड डेट का लॉस हुआ 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो देखो ना हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरतें क्या है। हमें क्लोजिंग डेट में प्रोविजन अकाउंट में 70,000 का बैलेंस मेंटेन करना है। हमें क्लोजिंग डेट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में 70,000 का बैलेंस मेंटेन करना है क्लोजिंग डेट में। यानी क्लोजिंग डेट में 70,000 का बैलेंस प्रोविजन अकाउंट में चाहिए। एंड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए का बैड डेट का लॉस हुआ है, यानी 1,17,000 का हमारा डिमांड है। एंड ईयर के बिगिनिंग में प्रोविजन अकाउंट में ऑलरेडी कितना बैलेंस है, 40,000 का है। तो प्रोविजन अकाउंट में ऑलरेडी पहले से 40,000 है, और हमें चाहिए कितना, 1,70,000। प्रोविजन अकाउंट में पहले से 40,000 है और चाहिए 1,70,000, यानी प्रोविजन अकाउंट में और कितना डालना होगा, 1,30,000। 1,30,000। 1,30,000। तो प्रोविजन अकाउंट में 1,30,000 कहाँ से डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालकर, बिकॉज अपने लॉस के लिए प्रोविजन बना रहे हैं। तो लॉस के लिए प्रोविजन अपने कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से रुपया को निकालकर प्रोविजन अकाउंट में डालकर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालना यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिक्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिक्रीज यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कितना चाहिए, 1,30,000। 1,30,000 जाएगा, है ना। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 1,30,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,30,000। क्लियर है। सो एंट्री क्या पास हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,30,000। क्लियर है। यस। हम्म। Yes, sir. तो देखो अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे बनाएंगे, अगर बनाना है तो कैसे बनता है ये। तो ओपनिंग बैलेंस देखो, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस के लिए जो प्रोविजन अकाउंट होता है, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो उसके अगेंस्ट अगेंस्ट अगर अपने प्रोविजन बना रहे, तो उसका लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज इट इज अ प्रोविजन अगेंस्ट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जिनको हम डेबिट करते हैं। तो उनके लिए अगर अपने प्रोविजन बना, तो प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो प्रोविजन अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बी बाई डी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी 70,000। देखो ये रिक्वायर्ड अमाउंट है, क्योंकि ईयर के एंड में हमें प्रोविजन अकाउंट में 70,000 चाहिए। वाई, बिकॉज डेटर्स का बैलेंस क्लोजिंग डेट में 14 लाख है,
तो 14 लाख का 5% 70,000। तो ईयर के एंड में मेरे को प्रोविजन अकाउंट में 70,000 का बैलेंस चाहिए, मेंटेन करना है। बैड डेट कितना का हुआ है? 1,30,000, सॉरी 1 लाख, 1 लाख का हुआ है, नॉट 1,30,000। बैड डेट कितना का हुआ है? 1 लाख। अब देखो, बैड डेट का एक बार अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ। जब बैड डेट का लॉस को अपने रिकॉर्ड करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैड डेट अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब ये बैड डेट का लॉस को निकालने के लिए हम पहले से एक प्रोविजन अकाउंट चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बैड डेट का लॉस जब 1 लाख का हुआ तो इसको कहाँ ले जाकर खत्म करना है? प्रोविजन अकाउंट में ले जाकर खत्म करना है, बिकॉज बैड डेट के लॉस के लिए पहले से बिजनेस प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करके रखा हुआ है। तो जब ये लॉस होगा, ये लॉस को अपने उसी प्रोविजन अकाउंट में से हटाएंगे। तो बैड डेट का लॉस जब हुआ तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंड अब इस लॉस को निकालने के लिए प्रोविजन अकाउंट में लॉस को डाल देंगे। तो क्रेडिट साइड में बाई प्रोविजन, तो बैड डेट लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट देखो इस तरीके से क्लोज हो गया। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि बैड डेट लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास होता है? बैड डेट के अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंट्री, क्लोजिंग एंट्री विल बी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। तो प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स 1 लाख। ठीक है, सो प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैड डेट, ये सब ईयर के एंड में होता है। तो हमारी जरूरत कितनी है क्लोजिंग डेट में? 70,000 का बैलेंस चाहिए। अभी 1 लाख का बैड डेट पर, तो उसको हजम करने के लिए बैलेंस चाहिए, यानी हमें टोटल 1,70,000 का बैलेंस चाहिए। बैलेंस है कितने का? 40,000 का है, यानी 1,30,000 मेरे को और चाहिए। तो ये कहाँ से निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड साथ में क्लोजिंग एंट्रीज बताना। अभी क्लोजिंग एंट्री का फंडा मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक है, इसको अपने कर पाएंगे। तो अपने को प्रिपेयर क्या करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वांचू ऑन 31 मार्च 2022। सो कैपिटल अकाउंट, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है। बैलेंस शीट इस केस में बनाना नहीं है तो मेरे को। इन्वेंट्रीज ऑन 1 अप्रैल 2021, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड में। मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट एसेट साइड में। परचेजेस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट के असेट के साइड में। ट्रेड पेबल्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, एंड क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड बैलेंस शीट के असेट के साइड में। देन क्लोजिंग एंट्रीज अपने को पता है कैसे पास करना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 में वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो कैपिटल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस दयाल ब्रदर्स ऑन 31 मार्च 2022। कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, टर्म लोन लायबिलिटी, लोन फ्रॉम मिसेस डी एन कंपनी लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट, कैश इन हैंड एसेट, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड स्टॉक है ये मेरा। तो बैलेंस शीट असेट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेड पेबल्स 40,000, लाइबिलिटी साइड एडवांस टू सप्लायर्स, ये बता दो एडवांस टू सप्लायर्स क्या है? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड, ये एडवांस टू सप्लायर्स इज लाइबिलिटी।
सप्लायर को सर आपने एडवांस दे, वो आपका लाइबिलिटी हो गया एसेट्स एसेट्स है। है? किसी को एडवांस करंट देता तो करंट तेरा एसेट्स। लाइबिलिटी है, जिसको एडवांस दे उसके लिए लाइबिलिटी होगा, आपके लिए क्या वो एसेट। तो जब भी अपने एडवांस देते हैं तो हमारा एसेट है, एडवांस लेते हैं तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज है। तो इसमें एडवांस दिया है तो एसेट, लेते हैं तो लाइबिलिटी। तो सप्लायर को एडवांस दिया है तो एसेट, बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा ये, याद रखना। बैलेंस शीट एसेट साइड, एडवांस टू सप्लायर्स। नेट प्रॉफिट, ये भी ट्रीटमेंट डिस्कस करना, कैपिटल के साथ ऐड करेंगे, ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस करेंगे। यानी बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ क्या क्या काम हो रहा है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल 7 लाख इनर कॉलम में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 7 लाख, एड नेट प्रॉफिट इनर कॉलम में 1 लाख, लेस ड्राइंग्स इनर कॉलम में -60,000 करके आउटर कॉलम में नेट अमाउंट कितना आ रहा है, 7,40,000। ठीक है, ये रहा। देखो एडवांस टू सप्लायर्स। इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 में अपने को बैलेंस शीट बनाना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो करते हैं। और क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है क्या, बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी अपने को ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्या है मेरे पास, लाइबिलिटीज एंड असेट्स के लेजर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है ये, लाइबिलिटीज एंड असेट्स के लेजर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है ये। ईयर कौन सा है, 21-22। ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2022, जिस डेट का अपने को बैलेंस शीट बनाना है। सो ड्यूरिंग द ईयर 21-22 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। इट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 18,30,000, 18,30,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं। दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग, यानी ये जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है दैट वाज आफ्टर द फॉलोइंग, यानी 18,30,000 का प्रॉफिट वाज कैलकुलेटेड एबीसी का एडजस्टमेंट्स करने के बाद। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट 3 लाख, इसको कहां लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये ऑलरेडी लेना हो चुका है, इनकम है, एंड ये लेजर अकाउंट क्लोज भी हो गया। नॉमिनल अकाउंट है, रेंट रिसीव्ड इज इनकम, नॉमिनल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आकर क्लोज हो चुका है, तो इसका काम ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका एज सच बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी नॉमिनल अकाउंट को अपने बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करते, तो इसका बैलेंस शीट में कोई अमाउंट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तुमको बैलेंस शीट बनाना है, राइट। तो इसका एज सच इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। डेप्रिसिएशन मशीन पर 10%, फर्नीचर पर 5%। तो इसका बैलेंस शीट में अपने को क्या काम पड़ेगा, अपने को क्वेश्चन में ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट में सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंसेस है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का 30 लाख है, फर्नीचर का 3 लाख है। तो इसमें से अपने डेप्रिसिएशन लेस करके, डेप्रिसिएशन लेस करके 10%, 5% के हिसाब से लेस करके क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में दिखा देंगे, राइट। यस और नो। यस सर। और ठीक है, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी आएगा नहीं फिर से मैं टू पढ़ रहा हूँ, देखो। डेप्रिसिएशन। नहीं, फिर से पढ़ रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने लोग जो सीख चुके हैं उसी को फॉलो करते करते करते, नया चीज अपने को टाइम लगता है लेने में, तो इसमें थोड़ा सा नयापन है, तो नए तरीके से सोच को रखो। तो इसमें क्या बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, रिवील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 18,30,000। दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग, यानी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिया जा चुका है, आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग।
ठीक है ना। नया कोर्स, नया सम, नया सोच। ठीक है, राइट। सो दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लिया जा चुका है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% आ चुका है। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट द रेट ऑफ 5% आ चुका है। सिंपली अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट में हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो इसमें से साल का डेप्रिसिएशन को माइनस करके नेट डब्ल्यूडीवी क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट में शो करना है। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी इसका ट्रीटमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुका है। दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ चुका है, ले चुके हैं। एंड प्रोविजन कितना अमाउंट का लिए हैं, 5% of the trade receivables as of 31st March 2022. Now, what is the amount of trade receivables on 31st March 2022? 31st March 2022, 22 is my closing balance. और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले कि प्रोविजन अकाउंट का जो अमाउंट है वो अपने डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, क्लोजिंग डेट मेरा 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 को जो डेटर्स का बैलेंस था उस पर 5% जितना प्रोविजन कितना बनता है बोलो। 1 लाख। देखो ऊपर में जो बैलेंस शीट है वो 1 अप्रैल 2021 का है, वो तो ओपनिंग डेट का है। अब नीचे में देखो, हिज करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट। सो क्लोजिंग डेट के बैलेंसेस अपने को कहां पर मिलेंगे, नीचे में। उसमें देखो ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा 20 लाख रुपए का है, तो 20 लाख मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स ऑन 31 मार्च 2022 है। इस पर 5% कितना हुआ, क्या बोला, 1 लाख। सो 1 लाख का प्रोविजन, 1 लाख का प्रोविजन ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेना हो चुका है। अब सिंपली अपने को इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, असेट के साइड में, बैलेंस शीट के असेट के साइड में डेटर्स, इनर कॉलम में हाँ 20 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इनर कॉलम में -1 लाख करके नेट अमाउंट आउटर कॉलम में 19 लाख 19। सर, क्लियर यहाँ है। पे सर यहाँ पे डेटर वर्ड्स नहीं दे करके ट्रेड रिसीवेबल दे सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा हुआ है वही अपने को आंसर में भी देना है। डेटर्स नहीं देना है, ट्रेड रिसीवेबल्स ही देना है। क्लियर। ओ, क्वेश्चन डेटर्स बोलता है तो डेटर्स लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स बोलता है तो ट्रेड रिसीवेबल्स लिखते हैं। बट, तो यहां तक कहानी डिस्कस हो चुका है। बट, किंतु परंतु चालू हो गया है। किंतु परंतु में क्या बोला है, बट while preparing profit and loss account he had forgotten मतलब ये दो आइटम्स का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आया है। यानी हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन दो आइटम्स का ट्रीटमेंट का इफेक्ट को लेना है। मतलब 18,30,000 का जो प्रॉफिट है उनमें ये दो एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट को लेना है। यानी 18,30,000 का प्रॉफिट मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं है। फाइनल नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब अपने 18,30,000 में ये दो एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट को दे देंगे। बिकॉज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है उसमें ही हैड फॉरगॉटेन, क्या फॉरगॉट किया है, क्या फॉरगेट किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, एक्सपेंसेस के साथ ऐड करते हैं।
Yes, sir. एक्सपेंसेस के साथ ऐड करने का मतलब कि मेरे एक्सपेंसेस बढ़ा और प्रॉफिट घटा। Yes. तो 1,80,000 को अपने क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में Less. से लेस। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मेरे एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस को अपने एक्सपेंसेस से लेस। एक्सपेंसेस से लेस मतलब एक्सपेंसेस घटा और प्रॉफिट बढ़ा। तो ट्वेंटी Yes. थाउजेंड को अपने क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड। Add. तो अपने को क्या करना है, 18,30,000 में 1,80,000 लेस करना है। 18,30,000 में 1,80,000 को लेस करना है और 20,000 को ऐड करना है, करके कितना आ रहा है मेरा नेट प्रॉफिट, 16,70,000। ये सोनो, Yes, सोलह sir. लाख सत्तर हजार मेरा नेट प्रॉफिट है। आप चाहो तो अकाउंट बनाकर दिखा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी शो कर सकते हैं। सो मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट 16,70,000 है, जो कि कैपिटल के साथ ऐड होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और हर एक एडजस्टमेंट का दो जगह ट्रीटमेंट होता है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में भी आएगा, बिकॉज एक लायबिलिटी है। प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के असेट के साइड में, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी आएगा, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के असेट के साइड में। क्लियर है। फिर अपने को करंट Yes. एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्लोजिंग डेट का बैलेंसेस दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज यानी क्लोजिंग स्टॉक 14,50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्कस हो गया, कैश एट बैंक, ट्रेड पेबल्स। कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेड पेबल्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ड्रॉइंग्स को अपने क्या करेंगे, कैपिटल से लेस। ही Yes. ड्रू ₹6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज, ड्रॉइंग्स को अपने कैपिटल से लेस करेंगे। क्लियर है। करके Yes, sir. अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना है। ओके, चलो इलस्ट्रेशन 8। देखो ईयर के एंड में अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंसेस आता है, जो कि अपने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट ईयर उसको फिर ब्रॉट डाउन करते हैं। देखो ना, कोई भी लायबिलिटी अकाउंट का ओपनिंग डेट में अपने बाय बैलेंस बी बाई डी लिखते हैं, एंड कोई भी एसेट के लेजर अकाउंट का ओपनिंग डेट में अपने टू बैलेंस बी बाई डी लिखते हैं विद द ओपनिंग बैलेंस। तो अपने ये जो लायबिलिटीज अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बी बाई डी, एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी कर रहे हैं, तो इसके लिए एक एंट्री पास होता है विच इज कॉल्ड दी ओपनिंग एंट्री। यानी जिस जो एंट्री पास करके अपने सारे असेट्स के लेजर अकाउंट एंड सारे लायबिलिटीज के लेजर अकाउंट को ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग एंट्री क्या पास होगा, वेरी सिंपल, एक ही एंट्री है। पिछले साल के ईयर एंड में बैलेंस शीट में जितने भी सारे असेट्स हैं उनको 1 अप्रैल 2022 में डेबिट। तो ओपनिंग एंट्री क्या होगा, सारे असेट्स अकाउंट डेबिट टू सारे लायबिलिटीज अकाउंट। यानी ओपनिंग एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 43, बैंक अकाउंट डेबिट 2,67,500, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 7,49,500, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 9 लाख, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू महिंद्रा एंड सन्स 5,60,000, टू कैपिटल 20 लाख। क्लियर। सो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जब अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लेजर अकाउंट को ओपन करते हैं, तो लायबिलिटीज अकाउंट के केस में बाय बैलेंस पी बाई डी, एसेट्स अकाउंट के केस में टू बैलेंस पी बाई डी करते हैं। तो ये जो बाय बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी करते हैं, इसके लिए एक ओपनिंग एंट्री पास होता है विच इज ऑल द एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल द लायबिलिटीज अकाउंट इंक्लूडिंग कैपिटल। क्योंकि अगर ये दिस बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2022, यानी ये मेरा 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए उसमें से सारे एसेट्स अकाउंट को डेबिट टू ऑल द लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो एक ओपनिंग एंट्री है, इसका नरेशन बीइंग द बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, तो ये अपने कहां पर पास करेंगे, जनरल प्रॉपर में पास करेंगे, राइट।
इलस्ट्रेशन 9 में अपने को श्री मित्तल का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। श्री मित्तल का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। करना क्या है, श्री मित्तल का फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। फाइनल अकाउंट्स में क्या जा रहा है मेरा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैं देखो यही सजेस्ट करता हूँ कि एग्जाम में क्या करना है अपने को, आंसर बुक का लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड राइट हैंड साइड पेज में बैलेंस शीट। लेफ्ट हैंड साइड पेज में जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने बना रहे हैं, एक ही साथ बनाएंगे, बट मेंटली डिवीजन कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेंटली डिवीजन करना है, फिजिकली लाइन ड्रॉ करके नहीं करना है। मेंटली डिवीजन कैसे करना है कि ऊपर का जो 40% स्पेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स के लिए होगा, नीचे का 60% स्पेस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स के लिए होगा। हम लोग को एग्जाम में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट दोनों साथ साथ करते जाना है ताकि कोई भी आइटम छूटे ना। ये जब अपने फुल फ्लेजेड एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स, तो इसका सिग्निफिकेंस अपने को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? अभी आ जाओ, कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट असेट, ट्रेड पेबल्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बैंक लोन टेकन एट ईयर एंड। ईयर एंड का सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें कोई इंटरेस्ट अभी तक अक्रू नहीं हुआ, बिकॉज ईयर के एंड में ही लोन लिया है, तो अभी तक इसमें कोई इंटरेस्ट अक्रू होगा नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन के लिए ब्रैकेट्स में ये चीज बताया हुआ है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी ईयर के एंड में लिया हुआ नहीं, यानी इस पर अभी तक इंटरेस्ट कोई अक्रू होगा नहीं, बिकॉज ईयर के एंड में ही लिया। तो ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, सैलरीज पीएल डेबिट साइड, एडवर्टीजमेंट अदर एक्सपेंसेस ये सारे पीएल के डेबिट साइड। रिटर्न्स, इनर कॉलम में जो 40,000 है वो रिटर्न्स इनवर्ड है, एंड आउटर कॉलम में जो 30,000 वो रिटर्न आउटवर्ड है। थोड़ा कैच करने का कोशिश करो, बातों बातों मैंने एक एक ट्रिक बता दी, एक हैक बता दिया। जैसे अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ रिटर्न्स, डेबिट के कॉलम में 40,000, क्रेडिट के कॉलम में 30,000। अब एग्जाम में कैसे माथा पच्ची करे कि कौन सा रिटर्न इनवर्ड है कौन सा रिटर्न आउटवर्ड है, इसका हैक क्या है, इनर कॉलम में जो रिटर्न है वो रिटर्न इनवर्ड है, आउटर कॉलम में जो रिटर्न है वो रिटर्न आउटवर्ड है। यानी 40,000 मेरा रिटर्न इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न, एंड 30,000 मेरा रिटर्न आउटवर्ड है विच इज परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, देखो डेबिट साइड में 40,000 है। परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो क्रेडिट कॉलम में 30,000 है। यस और नो? क्लियर है? तो सेल्स रिटर्न मेरा 40,000, तो सेल्स में से 40,000 लेस, परचेजेस रिटर्न मेरा 30,000, परचेजेस 30,000 लेस। फर्नीचर बिल्डिंग कैश इन हैंड बैलेंस शीट के असेट के साइड में। अब इंपॉर्टेंट, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इसका डेबिट बैलेंस है 9,000 9,000। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा, क्योंकि ये एक असेट है, इसीलिए क्योंकि इसका आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी इसको अपने आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करके नेट अमाउंट पे करते हैं। जैसे आउटपुट जीएसटी मेरा क्या है, आउटपुट जीएसटी मेरा लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जो हमने कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। तो 15,000 गवर्नमेंट को देना बाकी है, इट्स अ लाइबिलिटी गवर्नमेंट टुवर्ड्स गवर्नमेंट, राइट? तो क्या होता है, सो आउटपुट जीएसटी मेरा लाइबिलिटी है एंड इनपुट जीएसटी मेरा असेट है, बिकॉज इनपुट जीएसटी को अपने एडजस्ट कर देते हैं, आउटपुट जीएसटी से माइनस कर देते हैं, एंड नेट अमाउंट फिर अपने गवर्नमेंट को पे करते हैं, राइट? तो बेसिकली मेरा लाइबिलिटी को कम करता है, तो ये मेरा एसेट हुआ। लाइबिलिटी को कम करते हैं तो मेरा एसेट हुआ, तो ये बैलेंस शीट के असेट के साइड में। बट आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे इनपुट जीएसटी 99,000 9,000 18,000 का है, आउटपुट आईजीएसटी 15,000 है। तो आप नेट में मेरा इनपुट बढ़ा हुआ है, तो आप बैलेंस शीट के असेट के साइड में नेट अमाउंट भी दिखा सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग दिखा दो, वो सही रहेगा। ठीक है? ये सुनो,
जैसे इसमें नेट करके 3,000 दिखाया, बट आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के असेट के साइड में, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, इजी है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। फ्रेट इनवर्ड बताओ, कैरेज इनवर्ड है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न्स का फंडा क्लियर है, 20,000 मेरा रिटर्न इनवर्ड है, सेल्स में से माइनस होगा, 12,000 मेरा रिटर्न आउटवर्ड है। अब तुरंत हो जा रहा है ना, इनर कॉलम में रिटर्न इनवर्ड, आउटर कॉलम में रिटर्न आउटवर्ड। तो 20,000 रिटर्न इनवर्ड सेल से लेस, 12,000 रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस से लेस। डिस्काउंट्स, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट। अब इनपुट जीएसटी बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटपुट जीएसटी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आप नेट करके भी दिखा सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट साइड में एंड बैलेंस शीट में अपने फर्नीचर से लेस करके। फर्नीचर है कितना? फर्नीचर 3 लाख, 2,50,000. उसका 10% 35,000, तो पीएल के डेबिट साइड में 2 फर्नीचर 35 एंड बैलेंस शीट में असेट से लेस करके, फर्नीचर से लेस करके दिखाएंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन 11 में अपने को ओपनिंग एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ पोपटलाल। जरूर ये क्वेश्चन सेटर तारक मेहता का फैन होगा, राइट? क्लियर। ओपनिंग एंट्री कैसे पास करते हैं? सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सारे लायबिलिटीज अकाउंट, वो अपने Liability. करेक्ट, सीधा है। प्रोविजन अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई भी Yes. एक्सपेंस या लॉस के लिए प्रोविजन बनाते तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग एंट्री में प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, राइट? एंड डेटर्स कितना का लोगे? 1,88,000, नॉट 1,81,800। डेटर्स कितना का लोगे? 1,88,000। ये खाली अपने बैलेंस शीट में शोबाजी के लिए दिखाते प्रोविजन को लेस करना, अदरवाइज मेरा डेटर्स 1,88,000 का ही है। बिकॉज प्रोविजन इज व्हाट? पॉसिबल बैड डेथ, जो हो सकता है एंटिसिपेट किया, एक्चुअली में तो हुआ नहीं ना। एक्चुअली में तभी मेरा डेटर से कोई बैड डेथ का लॉस हुआ नहीं, अपने एंटिसिपेट करे कि हो सकता है, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रखा है। बट मेरा डेटर्स का एक्चुअल बैलेंस इज 1,88,000, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट यानी ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 1,88,000 का करेंगे। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में देखो क्रेडिट प्रोविजन अकाउंट 6,200 का हो रहा है। तो ट्रेड डेटर्स अकाउंट यानी ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट एंड प्रोविजन अकाउंट, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अकाउंट है। दोनों का एंट्री अब जैसे अपने प्रोविजन अकाउंट किए भी थे इसमें इलस्ट्रेशन 4 में, उसमें कहीं पर भी डेटर्स अकाउंट प्रोविजन अकाउंट का जो लेजर उसमें डेटर्स अकाउंट तो आया नहीं था ना, याद करो। बाय बैलेंस बी बाय डी टू बैलेंस सी बाय डी टू बैड डेट्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोविजन अकाउंट में। सो प्रोविजन अकाउंट will not affect debtors account because it is provision for anticipated bad debt loss, not actual bad debt. Yes or no? So this is not actual bad debt. Provision account is not actual bad debt. ये अभी तक हुआ नहीं है, अपने प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं कि जब फ्यूचर में बैड डेथ का लॉस होगा तो वो लॉस को अपने अकाउंट में से निकाल लेंगे, बट अभी तक वो लॉस हुआ नहीं है, तो डेटर्स अकाउंट को इफेक्ट करेगा नहीं। यानी डेटर्स अकाउंट का बैलेंस 1,88,000 ही है, बट बैलेंस शीट में अपने प्रेजेंटेशन के लिए डेटर्स में से प्रोविजन को लेस करके दिखाते, ताकि जो बैलेंस शीट को पढ़ रहा है, जो बैलेंस शीट को देख रहे हैं, उसको ये समझ में आए, क्या समझ में आए कि बिजनेस एंटिटी को अपने डेटर्स से कितना रिसीव करने का उम्मीद है, 1,81,800। क्लियर? सो इट इज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस इन दी बैलेंस शीट। क्लियर है? इलस्ट्रेशन 1 to Yes. 11 हो गया अभी। इलस्ट्रेशन 12 एंड 13 अपने नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है? एंड इसके बाद इलस्ट्रेशन 14 एक बार आप खुद से देख लोगे,
एज सच एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल इलस्ट्रेशन 14 आप एक बार देख लेना खुद से। तो अपने को बेसिकली फाइनल अकाउंट्स में नेक्स्ट क्लास के लिए टारगेट क्या है, इलस्ट्रेशन 12 एंड 13। इलस्ट्रेशन 12 एंड 13 करके सारा इलस्ट्रेशन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 14 आप खुद से घर में देखोगे। एंड बाकी बचा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो जितना जिस हद तक हो सकता है वो नेक्स्ट क्लास करने का पूरा कोशिश करेंगे, अदरवाइज उसके लिए एक और क्लास। तो अपने फाइनल अकाउंट्स के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी क्लास में सॉल्व डिस्कस करेंगे, राइट? क्लियर है? Yes, समझ sir. समझ में आया ना आज का डिस्कशन? यस, Yes. ओके। हाँ सर। चलो देन आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।